चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। जी सर। हाँ, देखिए ये जो शेप है ये एक ओवल हो जाएगा और ये जो शेप है ये भी ओवल हो जाएगा। अब यहाँ की बारी आती है तो यह ट्रायंगुलर हो जाएगा और यहाँ की बारी आती है तो यह रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये एक ओवल, ये ट्रायंगल, ये ओवल और ये रेक्टेंगल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यही जो भी लेआउट वगैरह बन दिख रहा है, जो शेप दिख रहा है, बस उसी को हम बनाएंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया। तो ये मेरा एक लेआउट बन के तैयार हो गया। अब हो सकता है कि लेआउट के हेल्प से हम थोड़े से शेप को बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हमको पहले एक आइडिया लग जाना चाहिए कि मेरा ड्राइंग परफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे ना, जस्ट ऊपर से हम फाइनल करते हुए आएंगे। अब कैसे फाइनल करेंगे करेंगे तो ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन के हेल्प से हम बनाएंगे, जिसको हम फोर्स भी बोलते हैं। ये लाइन इतने हल्के होने चाहिए कि जब भी चाहेंगे इरेजर से इरेज करने के लिए तो आसानी से इरेज हो जाए। अब जितना पे हम ट्रायंगल इसमें बनाए थे, इस ट्रायंगल से थोड़ा सा बाहर मेरा इसका ये बिक बन रहा है, यानी कि चोंच। अब कैसे मेजरमेंट लेंगे, तो जैसे हम बिक ये बना दिए, अब इस बिक के सामने इस डायरेक्शन में इसका आइज बनेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आप आंख यहाँ बना दें या यहाँ बना दें या यहाँ बना दें बिना मेजरमेंट का। बिना मेजरमेंट का नहीं बनाना है। मेजरमेंट कैसे लेना है, तो एक किसी खास पोर्शन से ले लेना है। जैसे ये हम बिग को एक मेजरमेंट का एक एरिया मानते हैं। ये सारे जिगजैग लाइन है, फोर्स लाइन है। ये भी मेरा लेआउट फॉर्म ही चल रहा है। हाँ, इसमें एक चीज नहीं करेंगे, इसमें आउटलाइन नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है ना तो बीच में ही पूछेंगे। यहाँ भी मेरा लेआउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको ध्यान देना है। तो ये जो पोर्शन जो बना हुआ है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर से हल्का नीचे की तरफ ये जो हम लेआउट खींचे थे, इस लाइन से थोड़ा सा अंदर की तरफ ये लाइन है। फिर यहां से ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, फिर एक लाइन। अब देखिए ये जो पोर्शन निकला है, इसके जस्ट बाद इसका लेग निकला है, तो हम लेग को इस डायरेक्शन में कर लेंगे। ये गलत हो जाएगा। इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, तो इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन हम इतना पे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके अंदर का पोर्शन। तो जहां पे ये डार्क एरिया आपका दिख रहा है, जैसे ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ये सारे एरिया जो दिख रहे हैं, जो डार्क एरिया, बस वहां पे हमको पेंसिल पॉलिश चलाने हैं। जहां डार्क एरिया दिख रहा है बस वहां पेंसिल चलाएं। ये एरिया जो है
इसको हम क्या करते हैं, एक लंबा लाइन से डिवाइड कर लेते हैं। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए, ये लगभग लेआउट मेरा तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको फाइनल करते आ रहे हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? बताइए लोग। नहीं। समझ में आ रहा है ना कैसे हम लेआउट को इम्प्रूव किए? हाँ जी। अब हम यहाँ से, अब फिर से हम फाइनल करते हुए आएंगे, ऊपर से ही फाइनल करते आते हैं, ताकि नीचे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आसानी से उसको इरेज किया जा सकता है, या फिर इसी के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है, और जस्ट इसके बेस वाला वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन सारे एक साथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको ऊपर से फाइनल करते हुए आना है। इसमें जो हम शेडिंग कर रहे हैं, ऐसे शेडिंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग। जैसे आंख में क्या है ना, इसके हाईलाइट है, तो हम क्या करेंगे ना, हाईलाइट के लिए एरिया पहले यहाँ पे बना लेंगे, ताकि उसमें मेरा पेंसिल ना टच कर पाए, और बाकी एरिया को डार्क कर लेंगे। ये हम यहाँ पे टोन बढ़ा रहे हैं।
अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक दिख रहे हैं, पहले इस स्ट्रोक को बना लेंगे। स्ट्रोक में कहीं फर्स्ट टोन है, कहीं थर्ड टोन है, कहीं सेकंड टोन है, तो इसीलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टोन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इतने पैटर्न में कोई भी थोड़ा सा मिसमैच करता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आपका ड्राइंग अच्छा दिखना चाहिए। जैसे यहाँ तक मैंने बना लिया, जैसे यहाँ तक मैंने बना लिया फर्स्ट टोन से, फिर इसके बाद में इसमें सेकेंड टोन यूज करेंगे, फिर ये एरिया छोड़ के फिर यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। जहां जहां मेरा शेड है वहां वहां एरिया हम मार्क कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम डबल साइडेड शेडिंग कर रहे हैं ऐसे। जो भी प्रॉब्लम होगा बीच में ही आप लोग पूछेंगे। इसमें जो अनवांटेड लाइन है उसको पहले हम इरेज कर दे रहे हैं।
थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये लाइन से। यहाँ टोन और बढ़ा देंगे। यहाँ इसके जस्ट बीच बीच में हम ऐसे ऐसे टोन दिखा रहे हैं ताकि इसका जो फेदर होगा ना वो थोड़ा सा इफेक्टिव दिखे। ये डार्क टोन बढ़ाने के लिए हम 10B पेंसिल का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है कि एक हाईलाइट बस दिखना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पतला इरेजर है तो डायरेक्ट आप फ्लैट कर सकते हैं और उसके बाद से हल्का हाईलाइट दिखा सकते हैं।
जहाँ हम फर्स्ट टोन दिए थे अब वहाँ पे सेकेंड और थर्ड टोन दोनों देना शुरू कर रहे हैं। जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो एक एक हिस्से का आप कंप्लीट करते जाएंगे, ओवरऑल सब जगह का कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सोचेंगे थोड़ा इधर का भी कर ले, इधर का भी कर ले, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप ड्राइंग करते रह जाइएगा, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। पेन पेंसिल को हम थोड़ा सा हल्का प्रेस करके दबा रहे हैं, तो फर्स्ट टोन सेकेंड टोन तक हम इससे ही काम कर सकते हैं। अगर ज्यादा प्रेस करके दबाएंगे तो थर्ड टोन तक हम ले जा सकते हैं, थर्ड टोन के बाद भी तक ले जा सकते हैं।
अब थोड़ा थोड़ा हाईलाइट वगैरह दे देंगे। ये दिख रहा है। अब इसमें जी एक सर। चीज ओवर डार्क, इस इमेज में थोड़ा सा ज्यादा ओवर डार्क दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है और यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए डार्क ज्यादा लाइट दिख रहा है। यहाँ पे अगर शेड आ रहा है तो देख रहे हैं कि डार्क दिख रहा है। तो इससे ज्यादा डार्क मतलब कोशिश करते हैं करने के लिए। एक आता है आपका ग्रेफाइट पेंसिल, सॉरी ये चारकोल पेंसिल। लेकिन चारकोल पेंसिल में ये समस्या है कि वो ग्रेफाइट के ऊपर नहीं चलेगी। जब भी चलेगी तो वो चारकोल के ऊपर ही चलेगी। उससे पूरा जेड ब्लैक बनता है। जेड ब्लैक मतलब पूरी तरह ब्लैक, जिसमें रोशनी डालने के बाद भी वो ब्लैक दिखता है। एक ब्लैक होता है जिसपे जब लाइट आता है तो वो थोड़ा सा ग्रे स्केल में दिखेगा, ग्रे टाइप का दिखेगा। लेकिन जेड ब्लैक में ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा हम प्रेस करके काम कर रहे हैं तो पूरा ये ब्लैक आ रहा है। तो ये बर्ड्स लगभग आप लोग को आ जाएगा, आ जाएगा ना, मतलब शेडिंग कुछ आ जाएगा आप लोग को। जी सर। हाँ, आ जाएगा सर। इसके बाद से हम शेडिंग वाला देंगे। सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाएं हम। ये शेडिंग का सर? हाँ, ये शेड है। नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं सिलेबस आगे बढ़ाएं, तो उसमें ये शेडिंग वाले सिलेबस कह रहे हैं नहीं, या ये आगे जो कुछ? चल रहा है आप लोग का, जैसे अभी जी। बर्ड्स चला ना, जी। उसके बाद से एनिमल्स है। ठीक है सर, आगे फिर बढ़ा दीजिए। मतलब ये बर्ड्स का तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ही, साथ में कुछ एनिमल्स का रेफरेंस आपको दे दे रहे हैं, मतलब कैसे वो बनेंगे। ठीक है। जी सर। जी सर। देखिए इस अभी ना जितना मेहनत कर सके उतना मेहनत कीजिए, क्योंकि सिलेबस ज्यादा दिन का नहीं है। फिर आपका ये मतलब एनिमल्स आएगा, फिर इंसेक्ट आएगा, उसके बाद से कॉम्पोजिशन आएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले इस सिलेबस को पूरी खत्म कर लें, उसके बाद से 3-4 प्रोजेक्ट बना लें, ठीक है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, पेंटिंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह। तो उसमें ज्यादा मतलब ये रहेगा कि हम कैसे किसी को जो प्रॉब्लम हो रहा होगा उसमें सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस ही लोग कर रहा है और उतना भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है जितना एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा टोन बढ़ा लेंगे तो एकदम और ज्यादा डार्क हो जाएगा। अब आगे आते हैं एनिमल्स के लिए। तो जैसे बर्ड्स का हम बताए हैं, सेम वैसा ही एनिमल्स के लिए होता है। अब एनिमल्स में लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ अंतर होता है। एक होते हैं मतलब वाइल्ड होते हैं और एक होता है पेट। वाइल्ड मतलब हो गए जंगली और पेट मतलब हो गए जो पालतू होते हैं। जस्ट इसके आगे आता है टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक। यहां लिख लेते हैं। एनिमल में आएंगे वाइल्ड और पेट, ठीक है। इसके बाद आते हैं
टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब यहां समझिए, एनिमल्स में सभी तरह के जीव आ जाते हैं, जैसे इंसान भी एनिमल है, ठीक है। लेकिन हम इंसानों को छोड़ के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो एनिमल्स में दो तरह के एनिमल्स आएंगे, एक होता है वाइल्ड और एक होता है पेट। वाइल्ड जिसको हम लोग जंगली जीव बोलते हैं, और पेट जिसको हम लोग पालतू जीव बोलते हैं। तो पालतू में क्या आएंगे? गाय आ जाएगा, डॉग, कैट, हाँ बिल्ली आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, हॉर्स, हॉर्स आ जाएगा, गधा भी आ कैमल, जाएगा, कैमल, हाँ ऊंट आ जाएगा। मतलब और भी कैटेगरी हो सकते हैं जिसको पाला जाता है, ठीक है। और देखिए पाला क्यों जाता है? ताकि उससे हाँ, हमको बकरी, फायदा मिले। हाँ बकरी हो गया, भेड़, बैल हो बकरी, गया, जो भी हो, भेड़ हो गया, मतलब और भी इसमें लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम इतना समझ गए। अब मेन मोटिव समझिए, पेट क्यों बनाया जाता है? जिससे हमको फायदा हो। जिससे फायदा नहीं हो उसको हम नहीं पालते हैं। जैसे सांप वगैरह कोई पालता होगा, अब जबरदस्ती कोई पालता होगा सांप, या फिर लायंस वगैरह, जो भी मैंने हिंसक जानवर जो भी पालते होंगे, वो उनका अलग शौक है, ठीक है। लेकिन जनरली उनको पाला नहीं जाता है। समझ में आया? क्योंकि उनसे कोई फायदा नहीं है, बस उससे हम सिर्फ शो ऑफ कर सकते हैं कि हम इस चीज को पाले हुए हैं। शो ऑफ करने मतलब दिखावा, जैसे सर्कस में दिखावा होता है, तो उसको हम पालना नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए, पेट एनिमल को छोड़ के जितने सारे एनिमल्स होते हैं वो सारे वाइल्ड एनिमल हो जाएंगे, जिनको हम नहीं पालते हैं। अब इसी में देखिए, इसी में दो कैटेगरीज होती हैं। इसमें होता है एक टेरेस्टेरियल और एक होता है एक्वेटिक। टेरेस्टेरियल में आ जाएगा जो जमीन पे रहते हैं, और एक्वेटिक में आ जाएगा जो पानी में रहते हैं। अब पानी में कौन से एनिमल है जिसको हम पालते हैं? तो मछली हो गया, स्नेल हो गया, सीप हो गया, सर कछुआ हो गया। हाँ कछुआ हो गया। ये सारे क्या होते हैं? पानी में रहते हैं और इसको पाला जाता है। मगरमच्छ, हाँ मगरमच्छ को नहीं पाला जाता है। पाला नहीं मगरमच्छ जाता। नहीं पालते हैं। हाँ? आपको इंटरेस्टिंग एक चीज बता देते हैं, मगरमच्छ को पता है कौन लोग पालते हैं? आप लोग को पता है, कुछ अंदाजा है मगरमच्छ को कौन पालता है? नहीं सर। अच्छा, पहले के जमाने में, अभी तो कुछ नहीं होता है, अब तो इलीगल हो गया है। पहले के जमाने में जो लोग राउडी होते थे, या फिर जो लोग मतलब ज्यादा बदमाश होते थे, मर्डरर होते थे, वो लोग मगरमच्छ को पाला करते थे, और किसी का भी मर्डर करके उसको मगरमच्छ को खिला देते थे। समझे? लेकिन सर जो पहले के मुस्लिम राजा लोग भी थे वो भी मगरमच्छ पाल के खाते थे ना उसका मांस। नहीं, अब ये तो मतलब नहीं हम एविडेंस देखे हैं। वो मगरमच्छ इसलिए पालते थे ताकि कोई भी दुश्मन हो, चाहे जिसको मारना होगा, उस मगरमच्छ को खिला दिया जाता था, क्योंकि मगरमच्छ भी तो खाता था कुछ। तो पालने का यही रीजन है। अब कोई मगरमच्छ पाल के और भेड़ बकरी को थोड़े खिलाएगा, या तो उसको पाले ही नहीं। तो इसका मेन रीजन यही था कि मतलब अपने दुश्मनों को उसमें फेंक देना, या फिर जो पूरे मतलब उनका हवेली वगैरह जो भी होता था, मकान बनता था, तो उस मकान के चारों ओर मतलब पूरा एक नदी का घेरा रहता था। उस घेरे में बहुत सारे मगरमच्छ को छोड़ दिया जाता था कि यदि उसमें से कोई तैर के भी चाहे कि हम उसमें महल में प्रवेश कर जाएं तो नहीं कर पाएगा, मगरमच्छों के वजह से। तो उस टाइम ये पाला जाता था, लेकिन अभी कोई नहीं पालता है। तो एक्वेटिक में मतलब ऐसे जलीय जीव आ गए जो पानी में रहते हैं, ठीक है। अब एक्वेटिक में भी दो तीन तरह के होते हैं, उसको आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ब्रीफ में आप समझ जाएं। वैसे जलीय जीव जो बाहर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया,
मगरमच्छ भी हो गया। ये पानी में भी रह सकते हैं और बाहर में भी रह सकते हैं। टेरेस्टेरियल में बस सारे एनिमल्स आ जाएंगे जो जमीन पर आते हैं। समझ में आया? तो अब चलते हैं हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे। ये बात समझ में आया ना कि वाइल्ड क्या होगा, पेट क्या होगा, टेरेस्टेरियल क्या होगा, एक्वेटिक क्या होगा? जी सर। यस सर। चलिए अब आगे आते हैं। तो अगर हम किसी एनिमल्स को बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको ट्रंक बोलते हैं, यानी कि उसका धड़। तो उसको धड़ को हम क्या करते हैं ना, एक बॉक्स से इंडिकेट करते हैं, ये धड़ हो गया। अब उसके बाद होता है उसका नेक। तो नेक के लिए फिर एक बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं, ये नेक हो गया। फिर उसका आता है हेड। हेड के लिए ट्रायंगुलर शेप लेते हैं, ये हेड हो गया। और फिर आता है पैर। तो पैर के लिए सिलेंडर शेप लेते हैं, ये पैर हो गया। टेल के लिए वे भी, ये टेल हो गया। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, बस समझने के लिए कि कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। अब आते हैं इनके बोन के विषय में, इनके हड्डियां। तो हड्डियों में क्या होता है ना, इसका हेड के लिए ऐसे होता है हड्डी। नेक के लिए ये होते हैं, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये सब पे फिट बैठेगा, याद रखिएगा। ये रीढ़ की हड्डी ये हेड से जुड़ते हुए ऐसे पूंछ तक आती है। अब इसमें आता है ये रीब्स। रिब्स के बाद आता है पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन एनिमल्स में ऐसे होता है। पेल्विक रीजन जो इंसानों में एज ए कमर है, जिस कमर जो होता है ना, उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। ये हो गया पेल्विक रीजन। अब आता है यहां पे इनका एक बोन, जिसको बोलते हैं फ्यूमरस बोन। फिर यहां पे आता है एक बोन, जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। ये जैसे इंसानों में होता है वैसे ही एनिमल्स में भी होता है। अब जस्ट इसके आगे आता है एक और बोन। फिर यहां से जुड़ा रहता है एक बोन। फिर इसमें बहुत छोटे छोटे बोन जुड़े रहते हैं। फिर इसमें आता है एक बोन इस साइड डायरेक्शन में। फिर यहां से भी बहुत सारे छोटे छोटे बोन जुड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है कहां कहां कैसे बोन है? इसको बस ध्यान से देखना है कि कौन से बोन कैसे काम करते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे जस्ट इसके आगे का पैर यानी ये हिस्सा, ये आगे की तरफ जाता है। तो जैसे ये आगे की तरफ जाएगा तो ये हिस्सा ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये जो बोन होता है और खासकर यहाँ का ये जो बोन होता है, ये बॉडी के अंदर ही रहते हैं। ये बोन ये बॉडी के अंदर ही रहते हैं। जैसे अगर हम इसको ऐसे कर लें तो ये बॉडी के अंदर है। आप जैसे गाय वगैरह में देखे होंगे तो ये बोन आपको दिखता होगा, ऐसे दिखता है। यस सर। ये बोन यहां से ऐसे दिखता है। तो बस इसका फिजियोलॉजी समझिए, यानी कि कैसे ये काम करते हैं। जैसे ये बोन, यानी कि हम मान के चले कि मेरा जो नी होता है पैर का,
जिसको टखना बोलते हैं, ये आगे की तरफ निकलता है, तो जस्ट ये इसका पैर पीछे की तरफ चला जाएगा। सेम वैसे ही कंडीशन में ये आगे नहीं जाता है, ये पीछे जाता है। तो उस कंडीशन में ये पैर आगे की तरफ चला जाता है और ये पैर पीछे की तरफ चला जाता है। ये एरिया बहुत छोटा होता है, बहुत पंजे के पास होता है, तो बस इसको समझेंगे ये एरिया पीछे की तरफ जाता है। अब देखिए कि जैसे ही मतलब दौड़ने के सिचुएशन में आते हैं, तो ये भी एरिया एक्टिव होके ये आगे की तरफ चला जाता है और ये पैर आगे की तरफ ऐसे, ये आगे की तरफ ऐसे हो जाते हैं। ये एरिया आगे की तरफ जाता है, तो यहां से ये ऐसे की तरफ मुड़ जाते हैं। तो फिर ये एरिया पीछे जाता है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये एरिया आगे के साथ में चला जाता है। जैसे इस पैर को कोई आगे बढ़ाता है, आगे जस्ट पैर का, तो इसके जस्ट पीछे वाला पैर भी ऐसे हो जाता है। और जैसे ये ऐसे हुआ, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों पैर ऐसे हो जाते हैं, एक पास में आ जाते हैं। आप चीते को देखे होंगे, बाघ को देखे होंगे, तो ऐसे भागते हैं वो, ऐसे पीछे का दो पैर एक साथ और आगे का पैर एक साथ। लेकिन चलने के क्रम में क्या होता है ना कि एक पैर आगे जाएगा तो एक पैर पीछे जाएगा। सेम इसी तरह इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये पैर आगे जाएगा और ये पैर पीछे जाएगा। ये थोड़ा सा जब आप देखेंगे तब पता चलेगा। अब जैसे ये दौड़ेंगे तो इसका जो रिब्स होगा ना, ये आपस में फैल जाएंगे। जैसे ऐसे पहले रिब्स ऐसे थे, जब फैलेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, दौड़ेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, फिर एक जगह आएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, फिर दौड़ेंगे तो ऐसे फैलेंगे। तो ये आप समझ गए। रीढ़ की हड्डी जो ऐसे कर्व थी, जब दौड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा, फिर जब नॉर्मल होंगे तो ऐसे हो जाएगा, दौड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा। यहां सिचुएशन, जब दौड़ेंगे तो ये फेस नीचे की तरफ चला जाएगा, जब रुकेंगे तो ये फेस ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी कि इसका जो हेड है ये भी नीचे ऊपर की तरफ करता रहेगा। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? मतलब ये फिजियोलॉजी हम बता रहे हैं, कैसे ये लोग एक्टिव होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में भी बता देंगे हम क्लियर रूप से। तो आगे और बताते हैं। अब देखेंगे, अब इसमें भी किसी किसी का नेक अगर छोटा कर देंगे या बड़ा कर देंगे तो अलग अलग एनिमल बन जाते हैं। तो सबसे पहले जिसका नेक बड़ा होता है उसका आप नाम बताइए। तो सबसे पहले जिराफ है, जिराफ है ना? हाँ। जिराफ के अलावा क्या हो सकता है जिसका नेक बड़ा हो? हाँ, ऊंट हो गया। इसमें सारे एनिमल्स बताइए, एक्वेटिक बताइए, टेरेस्टेरियल बताइए। इसके अलावा क्या हो सकता है? बहुत पहले प्रिमिटिव्स में डायनासोर्स भी हुआ करते थे जिसके नेक बहुत लंबे होते हैं, तो उसको हम लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन ड्राइंग के लिहाज से सीखना पड़ता है। और सभी लोग अपना दिमाग चलाएं। इसके अलावा क्या हो सकता है? चलिए, औसतन जिसका मतलब पूरा कम होता है, जिसका गर्दन एकदम कम होता है, वो उसमें से कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं बताइए। चलिए, गेंडा हो सकता है। और कौन हो सकता है? कैट, हाँ चलेगा। पिग भी हो सकता है। औसतन में चलिए और भी नाम याद आएगा तो बताया जाएगा। अब जस्ट इनके बीच का जो होते हैं वो कौन से हो जाते हैं? तो जैसे बकरी हो गया, कुत्ता, हाँ कुत्ता हो गया, भेड़, जितने बिल्ली के प्रजाति के जितने आते हैं वो सारे हो जाएंगे। पैंथर हो सकता है, लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, वो सारे
औसतन जो बीच के जो हैं वो हो सकते हैं। तो समझ में आया ना। अब देखिए इन लोगों के बीच में समानता क्या है, मतलब जिसके गर्दन बड़े होंगे, जिसके गर्दन बड़े होंगे उसके पैर भी बड़े होंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जिसके गर्दन बड़े होंगे पैर भी बड़े होंगे। अच्छा, सबसे छोटा गर्दन का हाथी भी होता है, अभी याद आया। जिसके पैर बड़े होंगे उसके गर्दन ही बड़े हो रहे हैं। जैसे आप जिराफ का पैर देखिए, उसका गर्दन देखिए, जैसे ऊंट का पैर देखिए, उसके गर्दन देखिए, उस हिसाब से उसके पूंछ भी बड़े होंगे, पूंछ भी बड़े होंगे। लगभग कान औसतन बड़े हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोग के बड़े नहीं हो पाते हैं। औसतन की बात कर रहे हैं, माने किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। अब बीच वाले की बात करें तो बीच वाले का जो गर्दन जो है ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, उस हिसाब से इनके पैर भी हैं। तो इसमें औसतन किसी किसी के पैर बड़े हो सकते हैं और किसी किसी के पैर इसके अनुपात में हो सकते हैं। जैसे बकरी वगैरह का गर्दन हो गया तो उसके पैर औसतन उसके गर्दन के अनुपात में है, कुत्ते का पैर उसके औसतन उसके गर्दन के अनुपात में है। लेकिन घोड़े का अगर पैर की बात करें तो घोड़े का पैर थोड़ा सा बड़ा होता है उसके गर्दन के अनुपात में। आप लोग खच्चर का भी देखे होंगे तो उसका भी पैर बहुत बड़ा होता है उसके गर्दन के अनुपात में। समझ में आ रहा है ना। तो घोड़ा और खच्चर भी बड़े गर्दन में आ रहे हैं। नहीं, बड़े गर्दन नहीं आएगा। जैसे इसका बॉडी भी तो बड़ा है, शरीर भी तो बड़ा है, तो उसके हिसाब से गर्दन वो मध्यम में ही आएगा, इसमें आएगा। अगर बकरी को घोड़े के बराबर कर देंगे तो उसका भी गर्दन थोड़ा बड़ा दिखेगा। आई बात समझ में। हाँ हाँ, अब इसी तरह आते हैं इसमें जिसके गर्दन बहुत कम होते हैं। तो जिसके गर्दन बहुत कम होते हैं उसके पैर भी छोटे होते हैं, कुछ जानवरों को छोड़ के। जैसे हाथी को छोड़ दिए, उसका पैर बड़ा होता है लेकिन गर्दन छोटा होता है। गेंडे को देखेंगे, गेंडे का पैर छोटा होता है, गर्दन भी छोटा होता है। पीक का देखेंगे, गर्दन एकदम छोटा होता है, पैर भी छोटा होता है। समझ में आया। तो जितने भी जो एनिमल्स होते हैं जिसके गर्दन बहुत छोटे होते हैं उसके पैर भी छोटे होते हैं। कुछ तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके गर्दन मतलब होते ही नहीं है और पैर एक्सटिंक्ट होते हैं, जैसे डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, ये सब एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं और इसके पैर बहुत छोटे होते हैं, जैसे पेंगुइन भी हो गया। और इन सब के पैर जो है ये विंग के फॉर्म में चेंज हो गए हैं। तो इतना चीज समझ में आया। यस सर। हाँ, अब एक और चीज बात करेंगे हम। एनिमल्स और बर्ड्स की जो आंखें होती हैं इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे सबकी आंखें लगभग गोल होती हैं, अब भले साइड में इसका स्किन ऐसे हो, ठीक है, लेकिन सबकी गोल होती हैं। एनिमल्स में क्या होते हैं कि इसके आंख में एक फिर से बॉल होता है, वो हो सकता है कि ग्रेइंग हो सकता है कि ये लोइस्ट हो सकता है कि मड कलर की हो, लेकिन जस्ट इनके बीच में जो प्यूपल होता है वो इस शेप में होता है। आप लोग ध्यान दिए हैं कभी? वो गोल नहीं होता है, ये इस शेप में होता है प्यूपल, जिसमें से लेंस होता है। कभी ध्यान दिए हैं कि नहीं? नहीं सर।
आपके घरों में कभी बिल्ली आती होगी ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा। हाँ, उसका जो आईज होता है येलोइस्ट होता है, हल्का हम्म ग्रीनिश येलोइश होता है। हम्म। और कुत्ते का जो होता है वो ऐसे गोल होता है, याद रखिए, कुत्ते का थोड़ा गोल होता है। इसके बीच में येलोइश टाइप का ऐसे दिखता है। कभी जब इस पे रात में या फिर दिन में कभी भी इस पे जब टॉर्च जलाते हैं ना, तो इसमें रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग देखे होंगे, रिफ्लेक्ट करता है, इन लोग का आंख जैसा लगता है कि जल रहा है। हाँ। हाँ, वो जो होता है ना, जो भी केमिकल्स इसमें होते हैं, वो एक्चुअली वही नाइट विजन का इन लोग का काम करते हैं, यानी कि रात में भी अच्छे से ये लोग देख लेता है। ये लोग कलर नहीं पहचान सकता है रात में भी, इंसानों के जैसे। जैसे आप लोग भी कभी रात में किसी चीज को देखेंगे ना, तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। कभी ध्यान दिए इस बात को, गौर किए हैं कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है रात में आप लोग को? अब कहीं रोशनी हो तो वो अलग की बात है। आप लोग रात में अगर इस चीज को ये महसूस कीजिएगा, तो रात में येलो कलर आपको नहीं दिखेगा, येलो कलर व्हाइट कलर की तरह दिखेगा। चलिए, ये तो शोध का विषय, आप ऐसा लोग क्यों? शोध कीजिएगा। ऐसा इसलिए कि रात के समय जो रॉड सेल और कोन सेल होते हैं, उन लोग को लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, जिस वजह से वो काम करना बंद कर देते हैं। और देखिए, यही अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको मतलब एक रोग हो जाता है, जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिसको रतौंधी बोलते हैं। नाम सुने हैं, रतौंधी? जी हाँ सर। सुने हैं। हाँ, उसमें क्या होता है ना कि जैसे रात होता है ना, तो उसको दिखना कम हो जाता है, क्योंकि उसके जो कोन सेल रॉड सेल होते हैं, कोन सेल रॉड सेल कहाँ होते हैं, तो ये जो बॉल होता है ना हम लोग का आंख का, और जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, जो बार बार सिकुड़ता है, फैलता है, ये ब्लैक वाला पोर्शन, लेंस को छोड़ के ये वाला पोर्शन, इसमें ऐसे सेल होते हैं। एक कोन सेल ऐसे होता है, और एक रॉड सेल ऐसे होते हैं, दो सेल होते हैं। यही दोनों सेल ये कलर को समझते हैं। अब यही सेल को जब थोड़ा सा भी रोशनी जब नहीं मिलना शुरू होगा, तो क्या होगा, ये काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से दिखना कम हो जाता है रात को, बहुत लोग को। इसको रतौंधी बोलते हैं। ये विटामिन ए की कमी से होती है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा विटामिन ए हमेशा लेते रहें। ये नॉर्मली जो बूढ़े हो जाते हैं उनको ज्यादातर हो जाता है, निरंतर जिसके शरीर में विटामिन ए की कमी होते रहती है। तो चलिए फिर यहाँ आते हैं। तो आंख आप लोग देखेंगे ये कैसे होते हैं। इनके ऊपर आईब्रो नहीं होते हैं। एनिमल्स के ऊपर आईब्रो होते हैं, आप लोग देखे हैं आईब्रो? नहीं। हाँ, आईब्रो नहीं होते हैं, इन पे होते हैं हेयर टेंटिकल। ये जैसे यहाँ पे हम लोग आई लैसेस बोलते हैं, तो एनिमल में आई लैसेस होते हैं, और जस्ट इसके ऊपर स्किन में ही हेयर टेंटिकल्स भी निकले रहते हैं। अब टेंटिकल क्या होता है, आप लोग समझिए। जैसे किसी एनिमल का ये नोज हो गया, ये इसका हो गया माउथ। तो ये जो पॉइंट दिखता है साइड में, चाहे डॉग का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे जिस चीज का हो, ये पॉइंट दिखता है। और पॉइंट के बाद से ऐसे ऐसे लाइन दिखते हैं ना, ये लाइन, जी सर। ये हाँ। सारे हेयर टेंटिकल हैं। आपने कभी कॉकरोच देखा है? ऐसे कॉकरोच होता है, जी। इसका हेड ऐसे होता है, इसमें ऐसे टेंटिकल निकले रहते हैं, और ये आपस में ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, एज ए एंटीना का काम करते हैं।
और ये आसपास में जो भी खाने वाला आइटम है, चाहे कुछ भी है जो इनको पसंद लगता है, वो इसको हमेशा सर्च करते हैं और ये इनको बताते हैं, क्योंकि हवा में हमेशा स्मेल चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है। और आपको बता देते हैं कि हम लोग का जो आई लैशेस है, ये भी एक टेंटिकल है। आईब्रो है, ये भी एक टेंटिकल है। बॉडी के जितने सारे हेयर्स होते हैं वो सारे एक टेंटिकल है। ये टेंटिकल क्या करते हैं, जैसे जैसे ही आपके आंखों के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ये आपके आंख हो गए और ये टेंटिकल्स हैं, आपके आंखों के सामने आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट जब आता है तो ऑटोमेटिक आपके पलक जो होते हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं। कभी इस चीज को महसूस किए हैं? जैसे अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एकदम स्पीड में जैसे यहीं आपके आंख के पास आ जाए तो उसी स्पीड में ये आपका पलक नीचे की तरफ झुक जाता है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये टेंटिकल्स इस चीज को महसूस करते हुए ये इसको गिरा देते हैं। तो इतना चीज समझ में आ रहा है ना? ये इसलिए बताया गया है ताकि आपको अच्छा एक इन्वायरमेंट मिले और आप अच्छे से ड्राइंग कर सकें। आप साइंस से पढ़े हुए हैं क्या सर? नहीं, साइंस से उतना तो हम नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन आर्ट में पूरा साइंस है। हाँ, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है। ये पढ़ना पड़ता है। ये जैसे इसका एनाटॉमी होता है ना, हाँ, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, तो बोन आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसी तरह एनिमल्स के एनाटॉमी होंगे, बर्ड्स के एनाटॉमी, सबके एनाटॉमी होंगे। अब यहाँ पे हम एनाटॉमी बताने जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं ना, बस थोड़ा सा एक आपको समझा देते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ, जब एक्चुअल में ड्राइंग जब बनाने जाएंगे तो ये चीज पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो समझिए हम लोग का 4 साल 5 साल का कोर्स होता है ड्राइंग का, तो उतना तो आप लोग पक जाइएगा पढ़ते पढ़ते, त्याग पत्र ले लीजिएगा कि नहीं अब हो गया। तो इसका बस हम निचोड़ बता रहे हैं, जिससे आप लोग को पता चले कि एक्चुअल में ड्राइंग होता क्या है। अब सोचिए, आर्टिस्ट को उतना कल्पना करना पड़ता है जहां पे वो गया भी नहीं है लेकिन वहां का ड्राइंग वो बना सके। तो उस लेवल पे नॉलेज होना चाहिए। अब सोचिए आपको चांद का सीन बनाना, आप चांद पे तो गए नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करके आप कुछ बना सकते हैं कि चांद ऐसे होगा। तो एक आर्टिस्ट का लेवल होना चाहिए। अब सोचिए हम बचपन में कभी एरोप्लेन पे चढ़े नहीं थे, या फिर ना ही एरोप्लेन कभी पास से देखे थे, लेकिन हमको ड्राइंग में बनाने हैं एरोप्लेन, तो वो इमेजिनेशन होना चाहिए। आर्ट ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे संसार के नॉलेज इसमें एक जगह समाहित होते हैं। एक सिर्फ हम बोल रहे हैं कि ये एक आर्ट है, आर्ट, लेकिन ये आर्ट नहीं है, ये एक तरह की भाषा है जिसमें अपने क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति को हम दिखाते हैं, अपने मतलब मनोदशा को यहाँ पे हम दिखाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। और आर्ट जो होता है वो बहुत शोध का विषय होता है। बिना तर्क वितर्क और बिना शोध का कोई भी कलाकार कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकता है। तो एक वैज्ञानिक के तौर पे भी मतलब आर्टिस्ट के पास उतना दिमाग होता है। तो आप लोग कभी अपने आप को कम मत समझिए। आर्ट वही कर सकता है जिसके पास ब्रेन है। जिसके पास ब्रेन नहीं है वो सीखते रह जाए, कभी उसको नहीं आएगा। कितना भी उसको घोल के अमृत पिला दिया जाए कभी नहीं आएगा। ब्रेन स्ट्रांग होगा, आ जाएगा। थोड़ा बहुत टूटा फूटा भी आ जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव होता है। मेरा भी ड्राइंग सर पहले बहुत खराब था जब हम सीखते थे, लेकिन अब कुछ ठीक है क्योंकि हम प्रैक्टिस में हैं। आप लोग का ड्राइंग तो बहुत अच्छा है। आप लोग अपना तुलना कीजिए कि जब हम कुछ नहीं सीखते होंगे आप लोग, और उस समय का आप ड्राइंग उठाकर देखेंगे और आज का आप ड्राइंग देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर होगा। हाँ, अब क्या मतलब वो गलतियां पता चल रही है। पहले बस बना लेते थे, बनाते तो हम छोटेपन से ही थे, मुझे बहुत शौक था। तो बहुत साइंस की फाइल भी बहुत बनाए हम, बहुत लोगों के बना के दिए हैं। जो सब देखिए उसमें क्या है कि अभी आप लोग का उतना प्रैक्टिस भी नहीं है, आप लोग करते भी नहीं है, वो अलग मैटर है। लेकिन बिना प्रैक्टिस का भी इतना अच्छा बना ले रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि आप लोग के पास नॉलेज है।
और नॉलेज की वजह से आप लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग ना ही हाथ से बनता है, ना ही बॉडी के किसी पार्ट से बनता है, ड्राइंग आपके ब्रेन से बनता है। ब्रेन आपका सिग्नल देता है कि आपको हाथ ऐसे चलाने हैं, इस तरह ड्राइंग करने हैं, तब वो बनता है। बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, किसी ने पैर से पेंटिंग बनाया है, किसी ने अपने माउथ में ब्रश रख के पेंटिंग बनाया है और काफी अच्छा पेंटिंग बनाया है। तो वो सारे ब्रेन से होते हैं। ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि आपको ऐसे करने हैं। मन की इच्छा अगर स्ट्रांग होगी तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। और शरीर के किसी भी अंग रहने या ना रहने से कोई मतलब नहीं है, जब तक इंसान ब्रेन से अपंग ना हो। ठीक है, तो बुद्धि ये आपका स्वस्थ रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्लास ओवर करते हैं और अगले क्लास में एनिमल रहेगा। तब तक आप लोग को हम बर्ड ही देंगे। बर्ड्स पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं कि आप उस पे कुछ ड्राइंग बनाएं और काइंडली आप लोग दिखाएं और कोशिश करें अच्छा बनाने के लिए। जो नहीं बना पा रहे हैं, हमको ध्यान में है कौन कौन नहीं बना पा रहे हैं। हम बार बार खुद से सेंस समझना चाहिए। हाँ, हम तो बना नहीं पा रहे, टाइम नहीं हो रहा है। नहीं, आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए, थोड़ा बहुत बनाने के लिए कोशिश कीजिए। हाँ नहीं, मुझे वो कलर ज्यादा सीखना है। सर, हमारी क्लासेस वीक में 2 बार नहीं हो सकती क्या? बीच में जब भी जरूरत पड़े ना, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको तुम लोग बीच में ही पूछो, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसी 3 टाइम में। अगर इस बीच में हमको टाइम मिलेगा तो उसका वीडियो बना लेंगे, अगर मिलेगा तो हम अरेंज कर लेंगे क्लास। ठीक है, लेकिन अगर फ्राइडे को बोलोगे लोग कि सर क्लास ले लीजिए, तो फ्राइडे से हम क्लास लेते रहते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। समझ में आया? जी सर। और हम बीच में पूरा समझो कि 5 दिन दिए हुए हैं। 5 दिन में जब भी पूछना हो, जब भी कुछ कहना हो, तो तुम लोग कह सकते हो। हमको तो लगता है बस सैटरडे को ही सब लोग जगता है, चाहे जब क्लास होता है सब लोग जगता है उसी टाइम। फिर जब मर्जी तब एक दिन जग लगता है कि सैटरडे आज है, तो फ्राइडे को वर्क कुछ भेज दे। पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है, क्या करूं। ड्राइंग जो है ना वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें एक चीज ध्यान दो कि अगर अपने ब्रेन को जिस हिसाब से ढालोगे उसी हिसाब से ये वर्क करेगा। ठीक है, इस ड्राइंग को बस एज ए ये समझना है कि ये मेरा एक वैसा सब्जेक्ट है जिसको हम सीखने के बाद से हम अपने आप को शांति फील करते हैं, पीस फील करते हैं। ये कोई सब्जेक्ट के तौर पे ना देखो, ये एक गेम की तरह देखो, तब तुमको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ सर, ड्राइंग करने के बाद अगर कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई पे भी बहुत अच्छे से बन जाती है। एकदम। देखो, जब ड्राइंग कर रहे हो ना तो कंसंट्रेशन तुम्हारा डेवलप होता है, इमेजिनेशन डेवलप होता है, ऑब्जर्वेशन डेवलप होता है। और ये चीज उस समय समझ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट पढ़ोगे तब। लेकिन अगर इसी को प्रेशर के अकॉर्डिंग मतलब बनाना शुरू करोगे, नहीं हमको बना ही देना है और मन नहीं लग रहा है फिर भी बना रहा है, तब तो ड्राइंग मतलब गलत वे में चला जाएगा। नहीं सकता, वो बनता ही नहीं है। गेम के फॉर्म में, बस एंजॉय के फॉर्म में करना है। लगना चाहिए कि हाँ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बुढ़ापे में भी करेंगे तो हमको कभी अकेला फील नहीं होगा। जी, ये एक ड्राइंग एक साथी के तौर पे मानो, ये तुम्हारे साथ हमेशा जीवन भर रहे, एक दोस्त की तरह मानो। समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? तो एक साथी के तौर पे मानोगे ना तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये एक कला ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना तुम खाना दोगे ना पीना दोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे उम्र के साथ ये भी बढ़ता है।